अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है अदन अली। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम जो रेशियोज़ के एनालिसिस कैसे करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं फाइनेंशियल रेशियोज़ की। उसके अलावा हम कंपनी के बिज़नेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट ओपन की हुई है। इस एक्सेल शीट पे आपको शो हो रहा होगा कि मैंने कंपनी की कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाई हैं उनकी एनुअल रिपोर्ट से। उसके बाद मैंने यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट की हुई है। जैसे ये आपको रेशियो भी शो होंगे, उनके ग्राफ भी शो हो रहे होंगे, ये मैंने कैलकुलेट किए। अब यह सबसे पहले ये है कि आपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ से उठानी है। ये आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी जा सकते हैं, या फिर आप PSX पे जाएंगे तो कंपनी की वहाँ पे भी रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी और सारी स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे मैंने जो मेन तीन यूज़ होती हैं वो वाली ली है। एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। दूसरी मैंने यहाँ पे ली है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। और तीसरी हमने ली है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये मैंने वहाँ से डाटा लिया एनुअल रिपोर्ट से, उनको यहाँ पे पेस्ट किया, मतलब वर्ड बाय वर्ड लिखा, मतलब उसको यहाँ पे कन्वर्ट किया एक्सेल में। उसके बाद मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेट रेशियोज़ कैलकुलेट की। फाइनेंशियल रेशियोज़ हमें बताती है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कैसे जा रही है। अब उसमें मैंने बहुत सारी रेशियोज़ फाइंड आउट किए हैं, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया। उसके बाद मैंने लिक्विडिटी रेशियो, गेयरिंग रेशियो, इन्वेस्टमेंट रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो ये मैंने कैलकुलेट किए हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे शो भी हो रही होंगी कि मैंने ये कैसे कैलकुलेट किए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट का डाटा लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सम वगैरह फार्मूले वगैरह अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे लिए ये ईजी रहेगा कि अगर स्टेटमेंट में अगर कोई चेंजिंग वगैरह भी करनी है तो अगर हम एक जगह से चेंजिंग करेंगे तो आगे आके हमारी ऑटोमेटिकली चेंजिंग हो जाएगी। ये एक्सेल में फार्मूले का एक बेनिफिट है। अगर हम ऐसे ही पुट कर देंगे तो हमें वन बाय वन मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। तो अब चले हम स्टार्ट करते हैं। ये जैसे कि आपके सामने तीन स्टेटमेंट शो हो रही होंगी। अब अगर यहाँ पे मैं आपको एक स्टेट रेशियो फाइंड आउट करके दिखाऊं, जैसे हम ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हमने कैलकुलेट करना है, ये हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना लाजमी है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स रेवेन्यू, ये ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के लिए ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए लाजमी। अब हम ये कहाँ से लेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमने अगर हम यहाँ पे इक्वल का निशान लगाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ से है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। जब हम इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हेडिंग शो हो रही होगी, जैसे कि ये है। तो मैंने यहाँ पे जब क्लिक किया, इंटर प्रेस किया, तो वहाँ पे आपके पास ये शो हो जाएगी वैल्यू जो वहाँ से ली। अब अगर मैंने यहाँ से सेल्स अगर हम यहाँ क्योंकि फार्मूले लगे हैं तो यहाँ से मैं अगर ड्रैग भी करूँ तो मेरे पास 4 साल का डाटा आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फार्मूले यूज़ किए हुए हैं। जब आप भी फार्मूले यूज़ करेंगे तो आपको भी उस पर ये सारे डाटा वगैरह आ जाएगा। उसके बाद अगर हमें सेल्स रेवेन्यू में हमें अगेन इनकम स्टेटमेंट में मिलेगा, तो हम इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। सेल्स रेवेन्यू ये जो सबसे पहले ये हम इसको क्लिक करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर आप इसको भी ड्रैग कर लें, क्योंकि मैं 4 ईयर्स का ले रहा हूँ तो 4 ईयर्स का मैंने यहाँ पे ले लिया। अब आगे मैंने इसको फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पे इंटरप्रेस करूँ और इसका फार्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल रेवेन्यू। अब मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया, उसके बाद डिवाइड को लगाया, फिर उसके बाद मैंने सेल रेवेन्यू लिया, इंटर प्रेस किया तो मेरे पास आ गया। अब ये वैल्यू आ रही है पॉइंट्स में, तो मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास परसेंटेज आ गई। ऐसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा तो मेरे पास 4 ईयर्स का डाटा आ जाएगा। तो ऐसे ये बनानी है। एक मिनट, ये मैंने जब यहाँ पे ड्रैग किया तो ये मेरे पास 4 ईयर्स का डाटा आता है, फिर इशू आ गई है। अब मैंने इसको ग्राफिकली भी प्रेजेंट करना है, तो मैं इसको सर कन्वर्ट करके यहाँ पे जाऊँगा, चार्ट में जाऊँगा और यहाँ पे मैं लाइन सेलेक्ट करूँगा, कोई भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पे डाटा लेवल लगाऊँगा जो 4 ईयर्स का है, शो हो जाएंगे मेरे पास रेशियो। फिर उसके बाद मैं
दोबारा राइट क्लिक करूँगा, सिलेक्ट डाटा करूँगा, तो यहाँ पे मैं ईयर्स ले लूँगा कि मैंने कौन कौन से ईयर्स, यहाँ पे मैं जाके कोई ये जैसे मैंने लिए हुए ये ईयर सेलेक्ट किए, उसके बाद मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे मैं इसका नाम भी दे सकता हूँ कि ये किस कौन सा ग्राफ किस रेशो का। जैसे मैंने ये किया, ओके प्रेस किया, तो मेरे पास ये जैसा कि आपको शो हो रहा है ये ग्राफ आ गया ग्राफिकली। अब ये ग्राफ हमें क्या बताता है, ये ट्रेंड शो कर रहा है कि हमारी जो कंपनी की प्रॉफिट कमाने की जो मार्जिन है सेल्स से, वो हमें क्या शो करे। ये अब जैसे यहाँ पे आप नज़र आ रहा है ईयर बाई ईयर डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही है ईयर बाई ईयर। कंपनी के सेल्स कम हो रही हैं, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है हमें कम रिसीव हो रहा है। अब आगे अब आगे हम उसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें, तो मैंने उसके लिए पीपीटी स्लाइड्स शेयर की हैं, पीपीटी स्लाइड्स प्रिपेयर की हुई हैं। तो पीपीटी मैंने फाइल शेयर की हुई है, तो मैं वो ओपन करना करूँगा। तो अब हम बात करते हैं, हम एक्सेल पे जाते हैं। शीट जो हमने कंपनी सेलेक्ट की थी, तो मेरी कंपनी थी जो साइमंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग, जो कि पाकिस्तान की लीडिंग कंपनी है, जो कि कराची में इनका हेड ऑफिस है। और ये इसके जो ये साइमंस एजी की सब्सिडियरी है, जो कि जर्मनी की कंपनी है। ये 1953 में फाउंड हुई थी और इसका हेड ऑफिस कराची में है, और ये एक्सपो इम्पोर्ट ओरिएंटेड है। तो अब हम इसकी कंपनी की अगर बिजनेस प्रोफाइल की बात करें, तो ये इसका जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, जिसमें कंपनी एनुअल रिपोर्ट्स अपनी इशू करती हैं, तो वो सितंबर में इशू करती हैं। उसके बाद ये सेक्टर ये है केबल का, मैन्युफैक्चरिंग का जो केबल वगैरह। तो अब हम अगर इसकी दूसरी साइमंस के प्रोडक्ट की बात करें, तो इसमें हम ये क्योंकि केबल के सेक्टर है, तो इसमें ट्रांसफार्मर वगैरह, जैसे कि आपको स्क्रीन पे तस्वीरें वगैरह भी शो हो रही होंगी। साइमन जो ट्रांसफार्मर हो गया, ये जनरेटर हो गया, ये मोटर वगैरह, ये साइमंस की प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर हम इसके की पीपल की बात करें, तो इसके जो सीईओ हैं वो सैयद मोहम्मद दानियाल हैं। उसके बाद इसके जो चेयरमैन हैं वो कार्ल स्टीफन वार्नर हैं, और उसके बाद इसके जो कंपनी के सेक्रेटरी है वो बाबर इजाज है। तो ये इसके कंपनी के की पीपल हैं जो कंपनी को रन करें, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये चेयरपर्सन, कंपनी सेक्रेटरी। उसके बाद अगर हम इसके शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें, तो जो इसके मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो हैं एसोसिएटेड कंपनीज के पास हैं, जो उनके पास 93% कंपनी के शेयर्स हैं। उसके अलावा अगर हम डायरेक्टर्स के पास 0.15, बाकी सारी जो आगे लोकल या पब्लिक शेयर जनरल जो शेयर्स हैं उनके पास 3% शेयर हैं। उसके अलावा बाकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास 1.60% शेयर हैं। तो ये जो इसका मेजर शेयर होल्डर है वो इससे एसोसिएटेड जो कंपनी है उनके पास इसके मेजर शेयर्स हैं, जो 93% है। उसके बाद अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो करंटली चल रही है, जो 2024 की अगर हम बात करें, तो कंपनी ने जो 2024 में रेवेन्यू जनरेट किया था वो 35 बिलियन यूरो है। उसके बाद कंपनी की जो ऑपरेटिंग इनकम है 156 मिलियन है। उसके बाद कंपनी की जो नेट इनकम है ये बिलियन 2.048 बिलियन है। उसके बाद अगर तो कंपनी के एसेट्स की बात करें वो 31 बिलियन है। उसके बाद टोटल इक्विटी कंपनी की जो है वो 5 बिलियन है। उसके बाद अगर 2024 में कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ वर्क काम कर रहे थे वो हैं 487। तो ये कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 2024 की। उसके बाद अगर हम कंपनी के देखें कि हमारी कंपनी की जो पेरेंट कंपनी, ये जो कंपनी है ये साइमंस पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। इनका हेड क्वार्टर जो है वो कराची में, हेड ऑफिस जो कराची में है। ये सब्सिडरी है साइमंस एजी की, मतलब ये साइमंस एजी जो कि जर्मनी में एग्जिस्ट करती है, जो जिनकी फाउंडेशन 1953 में हुई थी। तो ये पेरेंट कंपनी है साइमंस एजी साइमंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग की। उसके बाद अगर हम सब्सिडरी की बात करें, तो इसकी सब्सिडरी हैं साइमन हेल्थ केयर पाकिस्तान और साइमंस एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड। तो ये तो इसकी मेन सब्सिडरी हैं जो पाकिस्तान में भी परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम नेचर ऑफ बिजनेस की इसके बात करें, तो ये मल्टीपल नेचर ऑफ बिजनेस हैं इसके।
जैसे अगर इसमें कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि इसमें कैपिटल, क्योंकि इक्विपमेंट ये जो है वो भी हैवी है, तो इसमें कैपिटल इंटेंसिव ये सर्विसेज भी देती हैं अपनी, विद इन कंट्री भी देती हैं, आउटसाइड ऑफ इंटरनेशनली भी ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड हैं, इन प्रोडक्ट में अपनी प्रोडक्ट्स भी बना के मार्केट में सेल करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं। उसके बाद ये अपनी जो जर्मनी से इंपोर्ट भी करती हैं अपने जो प्रोडक्ट वगैरह हैं पाकिस्तान में। ये इसके नेचर ऑफ बिजनेस। उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल रेशियोज, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने वो जो उसकी रेशियोज हैं उसकी इंटरप्रिटेशन वो पीपीटी में कन्वर्ट किए हैं, तो हम आगे उसके रेशियोज की अगर बात करते हैं, रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर फंड, ये आपको ग्राफ भी शो हो रहा होगा, तो इसका ग्राफ ईयर बाय ईयर डाउनवर्ड जा रहा है। रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर फंड ये है कि आपको जो आपके शेयर होल्डर्स ने कंपनी में पैसा लगाया उनको उसके अगेंस्ट में कितना रिटर्न मिल रहा है। लेकिन जो आपको ग्राफ शो हो रहा है उसके डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब कंपनी जो है ज़्यादातर वो जो करंटली उसकी पोजीशन है वो एज़ कम्पेयर टू पास्ट ईयर्स लो जा रही है। तो इसका मतलब है कंपनी जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट उतना नहीं मिला जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट वगैरह है। तो उसके बाद अगर हम दूसरी रेशो की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कि कंपनी अपनी सेल्स से अपने जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसको निकाल के अब कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ये भी आपको शो हो रहा हो ग्राफ में कि ट्रेंड इसका जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। इसका मतलब है कंपनी की जो जो एज़ कम्पेयर टू पास्ट ईयर जो प्रॉफिटेबिलिटी थी, प्रॉफिट जनरेट करने की सेल्स से वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू करंट ईयर्स। करंट ईयर में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट हुई है, डाउनवर्ड आ रही है, क्योंकि कंपनी की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हाई होगी, या कोई इनका उनके जो डायरेक्ट ओवरहेड्स हैं वो कोई इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि जो कंपनी प्रोडक्ट वगैरह बनाती है उसमें जो कॉस्ट है वो हाई होगी, जिसकी वजह से कंपनी अपनी सेल्स से प्रॉफिट कम जनरेट कर रही है। उसके बाद अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल मतलब कि कंपनी ने जो कंपनी के टोटल जो फंड्स हैं, चाहे वो डेब्ट से लिए हों चाहे वो इक्विटी से लिए हों, दोनों को मिला के जो कंपनी जिसके अगेंस्ट रिटर्न जनरेट करते हैं वो इसको कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल। अब इसका भी ग्राफ आपको डाउन की तरफ जा रहा है, जैसे कि आप पीछे देखते आ रहे हैं कि कंपनी की जो करंट ईयर की परफॉर्मेंस है वो डाउन है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो ये ग्राफ भी उसी को मतलब ये ट्रेंड शो कर रहा है कि कंपनी जो अभी क्राइसिस का शिकार है जो करंट ईयर में, तो कंपनी ज़्यादातर अब अपने फंड्स के अगेंस्ट इतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही, कंपनी ज़्यादातर लॉस में जा रही है। तो उसके बाद अगर हम बात करें ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, मतलब कंपनी जो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर करके सेल से जो रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर रही है, ये भी आपको ट्रेंड शो हो रहा होगा कि डाउनवर्ड जा रहा है। तो इसका भी इफेक्ट आ रहा है कंपनी के ऊपर। उसके बाद अगर हम लिक्विडिटी रेशियोज की बात करें तो ये करंट रेशियो का मतलब है कि कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन को आइडेंटिफाई करती है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को कैसे कवर कर सकती है अपनी एसेट से। तो अब जैसे कि आपको शो हो रहा होगा कि कंपनी की जो कंपनी के पास इतने फंड्स हैं कि वो अपने इतने एसेट हैं वो अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को इजीली कवर कर सकते हैं। लेकिन ये आपको ट्रेंड जो शो कर रहा है वो डाउनवर्ड, मतलब कि कंपनी की अभी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी तो है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म डेब्ट को कवर करे, लेकिन जो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर है लिक्विडिटी पोजीशन वो वीक होती जा रही है कंपनी की। तो उसके बाद अगर हम दूसरी एसिड टेस्ट रेशियो की फाइंड करें तो मतलब कंपनी के पास ऐसे जो एसेट जो क्विकली कन्वर्ट हो रहे हैं कैश के अंदर, तो वो वाले, तो कंपनी की जो वो भी आपको ट्रेंड शो कर रहा होगा कि ग्राफ में फिर डाउनवर्ड जा रही है कंपनी की ईयर बाय ईयर जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो वीक होती जा रही है। उसके बाद अगर हम जो कंपनी अपने ऑपरेशन से कैश वगैरह जनरेट करती हैं तो उसका ग्राफ है, जैसे कि आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे कंपनी ने जो कंपनी 2023 में जो कंपनी की ये लॉस में चली गई थी, बिल्कुल जो है कोई प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा था, कॉस्ट हाई हो गई थी। उसके बाद कंपनी ने थोड़ा सा स्टेप अप किया, मीटिंग्स वगैरह मतलब की, तो उसके बाद से कंपनी ने 2024 में अगर आप देखें तो दोबारा पॉजिटिव में आ गई है, मतलब कि कंपनी अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट जनरेट अब करना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद अब अगर हम अगली बात करें गेयरिंग रेशियो की, तो गेयरिंग रेशियो हमें
शो करता है कि कंपनी की जो कम जो कंपनी का डेप्थ है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी, मतलब उसकी रेशियो क्या है, कंपनी ने लोन से कितनी अमाउंट अपनी कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में एज़ कम्पेयर टू द ओन कैपिटल, ओनर का जो शेयर्स इशू करके कैपिटल इक्विटी। तो जैसे कि आपको शो हो रहा है कि 2022.2% थी, मतलब कि कंपनी ने जो ज़्यादातर वो रिलाई कर रहे थे अपने फंड्स के ऊपर, बोरोड फंड के, मतलब कि लोन वगैरह के ऊपर रिलाई कर रहे थे, उनकी इक्विटी कम थी एज़ कम्पेयर टू फंड डेप्थ। तो ये कंपनी आगे बढ़ती गई, ये ट्रेंड आपको शो करा होगा, कंपनी ज़्यादातर अब रिलाई कर रही है कि वो अपने फंड्स लोन के थ्रू जनरेट करें। उनकी वो जो इक्विटी पोजीशन वो कम हो रही है, उनके शेयर्स की प्राइस में कम जा रही है, शेयर्स का इक्विटी का हिस्सा कम है और ज़्यादातर डेप्थ पे रिलाई कर रहे हैं। उसके बाद इंटरेस्ट कवर रेशियो की कंपनी की जो इंटरेस्ट कवरेज 2021 में थी, इसका मतलब कंपनी अपने जो पैसे थे उससे अपनी इंटरेस्ट एक्सपेंस को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रही थी, 40 टाइम्स वो कवर कर रही थी। लेकिन जब अगर इसके अलावा अगर 2022 की बात करें तो ये फर्दर इंक्रीज हो गई कि कंपनी के पास अपने ऐसे थे कि वो अपनी इंटरेस्ट एक्सपेंस को कवर कर सके। लेकिन जब आप देखें कि 2023 और 2024 में ये बिल्कुल ही डाउनवर्ड चली गई, मतलब कि कंपनी के पास इतना ड्रॉप हो गया कि कंपनी के पास अब इतने फंड्स नहीं कि वो अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को ज़्यादातर कवर कर सकें। तो उसके बाद अगर हम आगे एफिशिएंसी रेशियोज, एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर, मतलब कि जो कंपनी है वो अपने इन्वेंट्री को कैसे वो जैसे कि अगर 2021 की बात करें तो वो 54 डेज में कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर, मतलब कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री को सेल करने के लिए 54 डेज ले रही थी। लेकिन जब आगे आगे जब ऐसे देखे जाएंगे, जब 2022 की बात करें तो ये थोड़ी सी इंक्रीज होगी 78 डेज पे। लेकिन जब आप 2023 की बात करते हैं तो वो कंपनी ने फिर दोबारा थोड़ा सा ग्राफ नीचे की तरफ आया, ट्रेंड नीचे की तरफ। तो कंपनी, मतलब कि कंपनी अपनी जो इन्वेंट्रीज वगैरह है वो अब कम डेज पे मतलब सेल आउट कर रही है, मतलब कि कंपनी अपनी इन्वेंट्रीज वगैरह कम डेट में सेल आउट कर रही है। उसके बाद अगर 2000 एवरेज सेटलमेंट पीरियड, मतलब कि कंपनी अपनी जो क्रेडिट पे जो कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह या सर्विसेज वगैरह जो तो उनसे वो रिसीव करने की कंपनी की, तो आप कंपनी जो है 2021 में हमने देखा होगा 411 डेज लगा रही है कंपनी में रिसीवेबल को रिसीव करने में। उसके अलावा जो कि वेरी हाई है, लेकिन कंपनी हम लॉन्ग पीरियड ले रही है कि वो अपने कस्टमर से दोबारा पैसे कलेक्ट करें। इसके अलावा अगर हम इस ग्राफ के ओवरऑल बात करें तो वो डाउनवर्ड जा रहा है, जिसका मतलब है कि कंपनी अब अपने जो करंट ईयर में कंपनी जो अपने कस्टमर से पैसा वगैरह कलेक्ट करेगी वो अब थोड़े दिन में कैलकुलेट कर रही है। तो उसके बाद अगर हम बात करें पेएबल कि कंपनी अपने जो डेब्ट्स वगैरह के दोबारा पैसे वापस वो कंपनी कितने दिन में कवर कर रही है। तो अगर हम पेएबल 2021 में देखें, कंपनी अपने डेब्ट्स वगैरह कवर कर रही है 340 डेज में, जो कि अपने सप्लायर्स को कवर कर। इसके बाद अगर ये 2022 की बात करें तो ये मज़ीद हाई होगी, 420 डेज पे चली गई। उसके बाद अगर हम थोड़ा 23 की बात करें तो ये थोड़ा सा डाउनवर्ड तो आया कि कंपनी 372 डेज में अपनी कंपनी की जो पोजीशन है, लिक्विडिटी पोजीशन वो अच्छी हुई, जिसकी वजह से कंपनी अपने एक्सपेंसेस वगैरह जो सप्लायर्स को पेमेंट वगैरह करने में वो अच्छी जा रही है। फिर उसके बाद आगे हम बात करें तो मतलब कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर जो करंट ईयर है कंपनी अपनी एक्सपेंसेस वगैरह, मतलब सप्लायर्स को जो पैसे वगैरह देने हैं वो अच्छी तरीके से कम डेज में कवर कर रही है। उसके बाद कंपनी अपने कैपिटल जो कंपनी ने इन्वेस्ट किया उसके अगेंस्ट कंपनी को सेल्स कितनी हो रही है। तो जैसे कि आपको ट्रेंड शो कर रहा होगा कि 2021, 2024, 2023 में तो कंपनी अपनी ईयर बाई ईयर अपनी सेल्स अपने कैपिटल एम्प्लॉयड के मुकाबले में, मतलब जो जितना कंपनी ने कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके मुकाबले में कंपनी सेल्स तो अच्छी कर रही है। लेकिन जब अगर हम करंट ईयर की बात करें तो ये ग्राफ हमें डाउनवर्ड शो कर रहा है, मतलब कि कंपनी अपनी कैपिटल के मुकाबले में जो अपनी सेल्स है वो उनकी स्लाइटली लो हुई है, जिसकी वजह ये कॉस्ट हाई हो सकती है प्रोडक्शन की, जिसकी वजह से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हाई हो सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी ने अपने कैपिटल के अगेंस्ट इस रेवेन्यू जो करंट ईयर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर वो कम जनरेट किया है।
उसके बाद अगर हम बात करें कि कंपनी ने हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट कितनी सेल रेवेन्यू जनरेट की हैं, तो ये आपको ग्राफ शो हो रहा होगा कि ये अपर लेवल की तरफ जा रहा है, ये ट्रेंड मतलब कि ईयर बाय ईयर कंपनी अपने हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सेल्स को जनरेट कर रही हैं, जो कि कंपनी के लिए भी अच्छा है, उनकी परफॉर्मेंस मतलब बेहतर हो रही है। हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट कंपनी ज़्यादा सेल्स जनरेट कर रही है। उसके बाद अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट रेशियोज़ की, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब कि शो कर रही होती है कि कंपनी अपनी जो अपने अर्निंग का जो पार्ट है वो अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड कितनी दे रही है। तो आपको ग्राफ शो हो रहा होगा कि कंपनी ने 2021 में अपनी अर्निंग का 9.9%, 9.7% एज कम्पेयर 9.7% अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। लेकिन अगर हम 2022 और 2023 की बात 2022 की बात करें, तो ये माइनस में, मतलब कि कंपनी ने कोई अपना प्रॉफिट जनरेट नहीं किया, जिसकी वजह से वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड वगैरह नहीं दे सके। अगर 2023 की बात करें, ये स्टिल माइनस में था, लेकिन एज़ कम्पेयर टू 2022 काफ़ी बेहतर था। लेकिन अगर हम 2024 की बात करें, तो कंपनी ने अपनी काफ़ी प्रॉफिट अर्न किया, जिसकी वजह से कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया। तो वो डिविडेंड अब दिया 12, मतलब कि 12% कंपनी देने लगी डिविडेंड अपनी शेयर होल्डर्स को अपनी शेयर प्रॉफिट के अगेंस्ट। इसके बाद हम डिविडेंड कवर रेशियो की बात करें कि कंपनी अपनी अर्निंग से कंपनी के पास इतनी अर्निंग्स हों कि वो अपनी जो डिविडेंड्स वगैरह हैं उनको कवर कर सकें। तो ये जो शो करी है, इसका मतलब है कि ग्राफ शो कर कंपनी की जो 2021 में थी, वो इनकी लिक्विड हेल्थी पोजीशन थी, स्ट्रॉन्ग पोजीशन, जिसकी वजह से वो अपने अपनी अर्निंग से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दी। लेकिन अगर हम 2022 की बात करें, तो ये माइनस में चले। 2023 में और वर्ष हालात हो गए, जिसकी वजह से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं। लेकिन अगर 2024 की अगर हम बात करें, तो ये थोड़ा सा कंपनी ने बेटर परफॉर्म किया, जिसकी वजह से वो अपने डिविडेंड कवर्स कर देते अपनी अर्निंग की वजह से। उसके बाद अगर हम डिविडेंड यील्ड रेशियो की बात करें, तो डिविडेंड यील्ड रेशियो हमें शो करती है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उसको अपने डिविडेंड्स कितने मिले। तो ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि 2021 में तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ग्राफ नीचे की तरफ डाउन होता है, मतलब कि कंपनी की जो जो कंपनी की पोजीशन है वो कम वो होती गई, डाउनवर्ड जा रही थी, जिसकी वजह से कंपनी अपनी डिविडेंड नहीं दे सकी अपने शेयर होल्डर्स को। इसके बाद अगर हम अर्निंग पर शेयर, कंपनी अपने शेयर्स के अगेंस्ट कितनी अर्निंग कर रही है, तो 2021 में कंपनी जो अपने शेयर 103 टाइम्स अपने इंक्रीज कर रही थी एज़ कम्पेयर टू द शेयर प्राइस। लेकिन अगर हम 2022 में इससे भी बेटर था, 2023 में स्टेबल रहा, लेकिन 2024 में अगर हम बात करें, तो कंपनी माइनस में चली, मतलब कि कंपनी ने अपनी शेयर्स के अगेंस्ट अपनी अर्निंग उसकी बहुत कम हो गई, जो मार्केट में उसके शेयर की प्राइस है उसके अगेंस्ट उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद अगर हम प्राइस अर्निंग रेशियो हमें बताता है कि इन्वेस्टर आपके शेयर्स के मुकाबले कितना, इन्वेस्टर आपके शेयर के मुकाबले में वो जो शेयर होल्डर्स हैं आपके शेयर के मुकाबले में कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि आप ग्राफ शो हो रहा है, ये पैसे 2021 से डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। 2023 में काफ़ी थोड़ी सी बेहतर पोजीशन हुई थी, लेकिन 2024 में बिल्कुल माइनस में, मतलब कि शेयर्स की प्राइस इतनी डाउन हो गई कि कंपनी अपनी अब इन्वेस्टर उसके अंदर इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा। उसके बाद अगर हम बात करें प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो, मतलब कि ये हमें बताती है कि कंपनी की अर्निंग की ग्रोथ बुक में ये एक वो था बुक में ये मार्केट में कंपनी की जो मार्केट के हिसाब से जो वैल्यू है वो है। तो ये हमें भी ग्राफ ये भी डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। 2023 में बिल्कुल ही कंपनी लॉसेस में थी, लेकिन 2024 में उसने थोड़ी सी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बेहतर किया, जिसकी वजह से उसकी प्राइस एज़ कम्पेयर टू मार्केट थोड़ी सी मतलब स्टेबल है। इसके बाद अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, तो कंपनी जो है 2021 टू 2023 में काफ़ी थोड़ा सा परफॉर्म उन्होंने बेल किया, लेकिन 2022 उनका बहुत अच्छा
साल यार। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें 2024 में कंपनी थोड़ी सी स्ट्रगल हमें करती नज़र आई उनके शेयर होल्डर्स के बारे में। उसके अलावा ऑपरेशन अपने कैश जनरेटेड ऑपरेशन से जो कैश जनरेट है उसमें भी थोड़ी सी ओवरऑल लो नजर आई 2024 में। 2022 कंपनी का अब अगर हम उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो कंपनी की ऑडिट रिव्यू के बारे में। कंपनी की अब ऑडिट रिव्यू ए एफ फर्गसन ने की, जो PwC की कंपनी है उसके बाद इंडिपेंडेंट। अब ये एस ए IAS के मुताबिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ये ऑडिटर अपनी कंपनी के बारे में इशू करता है। तो ये कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट थी ये 2025 की जो लेटेस्ट है 30 दिसंबर को जो रिव्यू हुई। इसमें अब ऑडिटर का काम होता है कि वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसको अच्छी तरीके से देखे कि उसमें कोई मटेरियलिटी है या कोई उसके अंदर एरर वगैरह है तो वो उसको आइडेंटिफाई करता है। अब हम उसकी बात करें तो कंपनी ने तो ऑडिटर ने कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट का रिव्यू किया तो उसने अपने रिमार्क्स दिए कि अनक्वालिफाइड, मतलब कि अनक्वालिफाइड का मतलब है कि कंपनी में की जो रिपोर्ट है उसमें कोई एरर वगैरह नहीं है। उसमें उसमें कोई भी एरर नहीं, उसकी मटेरियलिटी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है कि वो कोई एरर वगैरह जिसके ऊपर कोई अटेंशन दी जाए। तो कंपनी की ओवरऑल रिपोर्ट बहुत अच्छी थी। तो जो कि रूल्स के मुताबिक बनी हुई थी एनुअल रिपोर्ट्स, तो इस वजह से ये कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है ये ऑडिट में ऑडिट। अब इसके बाद अगर जो इसके चेयरमैन हैं कार्ल स्टीफन वार्नर, मतलब कि जो CEO हैं तो इसने बताया कि कंपनी की जो 2021 में रिकवरी है वो इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से कंपनी की जो स्टेबल एक्सचेंज रेट है वो, उसके बाद कंपनी में इन्फ्लेमेशन लो हुई है, उसके बाद कंट्रोल बैंक पॉलिसी भी, उसके बाद जो कंपनी GDP ग्रोथ रेट है वो भी 2.7% था। उसके बाद अगर हम इसको अगर हम थोड़ा सा जूम कर लें तो कंपनी के जो इलेक्शन वगैरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो है तो वो 14 जनवरी 2025 में। उसके बाद तो उसके बाद कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो एक्सपर्टीज़ हैं वो उनके फाइनेंस में, गवर्नमेंट, लीगल और एडमिनिस्ट्रेशन में थे। उसके बाद कंपनी के बोर्ड ने बताया कि जो ऑल डायरेक्टर थे वो अपनी मतलब कि जो इनकरेज हैं अपनी जो उनके पोजीशन वगैरह मिली है। और उसके बाद एनुअल रिपोर्ट कंपनी की जो है वो बेहतर है। उसके रिव्यू रिपोर्ट्स उसने बहुत अच्छी की। उसके बाद अगर हम इसके रिस्क मैनेजमेंट टूल्स के बारे में बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज टूल कंपनी ने यूज़ किए हैं जो मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही जो बिल्ड किया गया एक अलग कॉन्ट्रैक्ट के अलावा। ये इसलिए किया गया कि एक्सचेंज रेट ये एक्सचेंज जब वैल्यू चेंज होगी, एक्सचेंज रेट जब एक्सचेंज रेट चेंज होगी उसकी वैल्यू चेंज होगी। कंपनी ने ये फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव यूज़ किया जिसकी वजह से अगर कोई और कंस्ट्रक्शन में कस्टमर्स या कोई सप्लायर से अगर करना है तो वो हैज वगैरह यूज़ कर ले जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट की इफेक्ट होने से उनकी जो प्रॉफिट वगैरह उसके अंदर ज़्यादा इफेक्ट ना आए। उसके बाद अगर हम कंपनी के इंटरनेशनल सप्लायर्स और कस्टमर की बात करें तो ये उनकी ये है कि साइमंस AG जो कि जर्मनी में है तो ये इंटरनेशनल सप्लायर है। उसके बाद कैपिटल मिडल ईस्ट ये UAE की है, इंडस्ट्रियल LLC इंडस्ट्रियल। उसके बाद मलेशिया में, कनाडा में, ओवरऑल मतलब जो कंपनी की जो मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा में सारी ये जो हैं ये इंटरनेशनल सप्लायर्स और कस्टमर हैं। उसके बाद अगर हम इसके लास्ट 3 ईयर्स के फाइनेंशियल मतलब के जो सप्लायर्स हुए हैं ऑर्डर्स वगैरह तो एज 2025 में जो 12 बिलियन के न्यू ऑर्डर्स वगैरह हुए हैं। उसके बाद सेल्स भी वो भी 12 बिलियन हुए, नेट प्रॉफिट भी 8 बिलियन। और उसके बाद 705 के उनको डेरिवेटिव के अगेंस्ट गेन हुआ है। उसके बाद जो गुड्स वगैरह जो उन्होंने एक्सपोर्ट किए वो 285 मिलियन। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो पाकिस्तान के बाहर जो थे वो 0.135 मिलियन। उसके बाद अगर आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूडेड वो भी 0.35 मिलियन। तो ये है कंपनी के अंदर रिपोर्ट से जो लास्ट 3 ईयर्स का रहता है।
उसके बाद अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात बात करें तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट मॉडल है। इम्पोर्ट मॉडल कंपनी के जो मतलब साइमंस जो है वो इम्पोर्टिंग लेंगे बिकॉज वो पेरेंट कंपनी से अपनी प्रोडक्ट वगैरह मंगवाता है। उसके बाद एसोसिएट फॉरेन साइमंस जो उसके फॉरेन कंपनी के एसोसिएट हैं जिसके पास मेरे शेयर होल्डर्स भी हैं उनसे अपनी तो ये इम्पोर्ट करता है। तो उसका ये डाटा दिया हुआ उसके बाद एक्सपोर्ट वो करता है अपनी जो अपनी गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हुए दूसरे। उसके बाद आउटसाइड जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं आउटसाइड पाकिस्तान जो पैसिफिक जो मलेशिया यूएई जर्मनी वगैरह में तो ये उसके बारे में बता रहा अब इसके फिगर्स भी दिए हुए हैं जैसे 2025 में 3.4 मिलियन जो था वो पेरेंट कंपनी से परचेजेस किए हैं। उसके बाद 2024 में 3.1 मिलियन। उसके बाद 2023 अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 285 2.8 मिलियन और 2025 में 2024 में 6.6 मिलियन और 2023 में 7.82 मिलियन की एक्सपोर्ट की है। उसके बाद अगर हम कंक्लूजन की बात करें जो मतलब जो इनमें जो कंपनी जो वेरी कंपनी ने जो कंपनी की जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन वो 2022 टू 2023 में थी। 2022 कंपनी का बेस्ट ईयर रहा एज कम्पेयर टू अगेंस्ट जो कि प्रॉफिटेबिलिटी में भी एफिशिएंसी में शेयर होल्डर्स के रिटर्न में भी। लेकिन 2024 की बात करें वो कंपनी का वर्स्ट ईयर रहा। कंपनी ने काफ़ी कंट्रोल भी किया काफ़ी जगह पे लेकिन अभी भी काफ़ी उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये हमारी जो कंपनी की सारी रिपोर्ट्स वगैरह थी इस तो मेरा आपको अच्छा लगा होगा।